जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है साक्षी यादव और मैं स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं होने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर फॉर द एनडीए एंड सीडीएस एग्ज़ाम। तो जैसा कि आपको पता है, एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम में बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में से क्वेश्चन के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है आप बहुत ही छोटे से सिलेबस को कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेल से, जो कि है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सो लेट्स बिगिन इट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और उन्हें किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। देन वी विल टॉक अबाउट सेल थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। और उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके ऑर्गेनल्स, और एट द एंड वी विल कवर प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो लेट्स बिगिन इट। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको ईंटों का एक मकान दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पढ़ने तो हम सेल आए थे, बायोलॉजी पढ़ने आए थे, और ये कंस्ट्रक्शन में कहाँ से घुस गए हैं। तो ये मैं इसलिए लाई हूँ ताकि मैं आपको सेल एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि एक एक ईंट से मिलके पूरा मकान बना हुआ है, उसी तरह हमारी बॉडी भी एक एक सेल से मिलके बनी होती है। बेसिकली जैसे ईंट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस मकान, उसी तरह सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं सेल के साथ। सेल इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट तो डेफिनेशन पे ही आएंगे। ये सेल इज डिफाइंड एज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनीथिंग अदर देन द सेल इज इनकम्प्लीट, डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि एक सेल जो है वो अपने आप में कैपेबल है सारे फंक्शंस करने के लिए, और एक सेल ही है जो हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म चला रहा है। मतलब एक एक सेल जब अपने अंदर वर्क करता है और वो दूसरे सेलों से मिलकर अपना पूरा वर्क को कंप्लीट करता है, तभी हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हो पाते हैं। Essentially, a cell is a structure that contains organelles which provide necessary functions to sustain itself. However, not all cells are the same. तो मतलब सारे सेल, क्या आप यही सोच रहे होंगे कि सारे सेल्स क्या सेम होते हैं साइज में, शेप्स में या उनके फंक्शंस में? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं जिनके फंक्शंस बहुत सारा डिफर करते हैं, इवन साइज एंड शेप्स में भी। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो थी डेड सेल की। डेड सेल कहाँ से आया था? जो कि आप देखते हैं प्लांट की छाल या फिर कॉर्क सेल जो आप देखते हैं, उससे डिस्कवर हुआ था सबसे पहले एक डेड सेल, जो कि किया था रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। उसके बाद उनको उसमें कुछ ऑर्गेनल्स नहीं दिखाई दिए कि ये वर्क कैसे कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो डेड था, तो उसमें कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा था। उसके बाद आए थे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूएनहॉक, जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, नॉर्मल जो कि ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाते हैं, पर फिर भी वो उतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। देन आफ्टर जब एक सेल डिस्कवर हो चुका था, तो हमने उसके टाइप के बारे में देखा कि अब टाइप्स होते कितने टाइप के हैं। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ऐसे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही होती थी कि प्लांट किससे मिलकर बना है या एनिमल किससे मिलकर बना है। तो उस टाइम पे सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी मैथियास श्लीडन एंड थियोडर श्वान ने। 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास श्लीडन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट यानी कि जिनको प्लांट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे रिसर्च करके उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। मतलब सेल जो है वो एक एक सेल से मिलकर टिश्यू मिलकर बना हुआ है, जिससे पूरा प्लांट जो है वर्क करता है। और उसी तरह 1839 में थियोडर श्वान आए थे, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल पे वर्क किया। और उन्होंने क्या पाया, एनिमल सेल और प्लांट सेल की भी उन्होंने रिसर्च करके दो अपने कैरेक्टरिस्टिक दिए। फर्स्ट तो उन्होंने बोला था एनिमल सेल हैव थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमें उसकी ऊपर की कवरिंग देखने को मिलती है। एक सेल के ऊपर जो कवर होता है उसको अब हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर उस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि सेल इज अ कवर्ड विद अ थिन लेयर। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। अब उन्होंने देखा कि प्लांट सेल, क्या एनिमल सेल भी प्लांट सेल जैसा ही है? तो उन्होंने प्लांट सेल पे रिसर्च की, तो उनको देखा गया कि वहाँ पे प्लांट सेल में एक और लेयर है जो कि उस थिन आउटर लेयर को कवर कर रही है, जिसको अब हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि सेल वॉल इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। उसके बाद
इन्होंने प्रपोज किया अपना हाइपोथेसिस, इन्होंने दोनों ने मिलकर अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसको अब हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और उन्होंने उसमें बोला कि प्रोडक्ट्स, एनिमल्स बॉडीज एंड प्लांट्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब कि एनिमल्स की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी क्यों ना हो, वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। लेटर श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलकर हमें सेल थ्योरी दी। लेट्स चेंज दिस कलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। अब सेल थ्योरी तो दे दी गई थी, उसके बाद भी लोग कंफ्यूज थे इस चीज़ को सोचने में कि क्या जो एक सेल बना हुआ है उसी सेल से पूरा जीवन चलता है या सेल बार बार डेड होते हैं और उनका रिन्यू होता है। तो इस चीज़ में लोगों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद पता चला कि इस सेल थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है कि जो सेल है वो किससे मिलकर बना हुआ है या आगे सेल कैसे बनते हैं, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस सेल थ्योरी। दे कैन नॉट शो द डिवीजन एंड हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्शाउ। तो रुडोल्फ वर्चाउ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1855 में अपना एक सेल पे रिसर्च करके नई कैरेक्टरिस्टिक दी जिसका नाम था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि पुराने सेल की से ही मिलकर नए सेल बने होते हैं, मतलब पुराने सेल डिवाइड करके ही नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और उन्होंने सेल थ्योरी को एक नया शेप दिया। अब आज हम सेल थ्योरी को जिसको जानते हैं वो एक रिन्यूड वर्जन है पुरानी सेल थ्योरी का। तो फर्स्ट तो इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब जो कि श्वान और श्रीडन ऑलरेडी बता चुके थे कि हमारे जो सेल की बॉडी है या हमारी पूरी प्लांट की बॉडी है और एनिमल की बॉडी है वो सेल से और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। एंड इन्होंने एक नई चीज़ क्या ऐड की कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो नए सेल अराइज होते हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर बने होते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके शेप्स पे कि कैसे दिखते हैं सेल। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम की एक बहुत ही सिंपल सा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये प्राचीन टाइप के सेल हैं जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाए गए थे, जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सो ऑन। तो उन टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये टाइप के जो हमारे अभी टाइप के सेल हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनमें क्या होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें आपको दिख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल जो कि इसमें इतनी सारी चीज़ें दिख रही होंगी अलग अलग कलर की, वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जबकि इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ ऐसे छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि साइटोप्लाज्म में नॉर्मली तैरते रहते हैं। तो ये थे दोनों के शेप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। अब जब उन्होंने उस पर रिसर्च किया कि प्लांट के सेल को निकाल कर देखा और एनिमल के सेल को भी निकाल कर देखा, तो प्लांट में हम बेसिकली बात करते हैं अनियन पील की, क्योंकि अनियन पील पे ही रिसर्च हुई थी। और एनिमल में हम बात करेंगे ह्यूमन के चीक की, जो कि गाल होता है, ऑब्वियसली मरे हुए इंसान का होगा, जिंदा पे तो कोई रिसर्च करेगा नहीं। तो ऑन ऑब्जर्विंग वेरियस सेल्स लाइक अनियन पील और ह्यूमन चीक कंस्टिट्यूट वेरियस स्ट्रक्चर। तो उससे हमें उसके अंदर के स्ट्रक्चर जानने को मिले कि वो किस चीज़ से कवर है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है, ये सारी चीज़ें हमने उसके ओवरव्यू में देखी। विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल अनियन पील हैड आउटर लेयर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हमें श्वान ने बताया था कि सेल वॉल जो है वो हमारे प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, यानी कि हमें अनियन पील में वो देखने को मिला कि सेल वॉल जो है वो उसकी आउटर लेयर को कवर किए हुए था। वैसा ही एनिमल सेल में हमें सेल मेम्ब्रेन मिली और सेल वॉल हमें उसमें नहीं देखने को मिली। Inside each cell there is a membrane bound structure called nucleus which has chromosome having genetic material। उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया गया जिसके अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम या डीएनए बोलते हैं, वो उसके अंदर भरा हुआ था या उसमें पूरा कंपोज था। The cells having membrane bound nucleus are called eukaryotes while the cells which lack membrane bound nucleus are called prokaryotes। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि यूकैरियोट जो थे वो हमारे वाले सेल थे, उनमें क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, तो न्यूक्लियस भी क्या होगा मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जो कि प्रोकैरियोट में मिसिंग होता है, यानी उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स नॉर्मली पूरे सेल को कवर करते हैं।
Eukaryotes also have membrane-bound organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles, which is absent in prokaryote. और भी organelles हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोट में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं, जैसे कि ER, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। अब both prokaryotes and eukaryotes have semi-fluid matrix called cytoplasm which occupy large volume of cell and it is the main site of various cellular activities. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है, जिसमें टेंडेंसी है फ्लो होने की, जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है। जैसे आपने देखा है कि गुलाब जामुन पड़े होते हैं चाशनी में, तो चाशनी जो होती है वो हल्की सी थिक होती है, मतलब सेमी फ्लूइड टाइप हम उसे मान सकते हैं कि उसमें गुलाब जामुन जो होते हैं वो धीरे धीरे इधर उधर हो सकते हैं या फिर तैर सकते हैं। उसी टाइप से हमारा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? मोस्टली साइटोप्लाज्म है हमारी जो गुलाब जामुन की चाशनी है वो, और जो उसमें गुलाब जामुन पड़े हुए हैं उनको आप मान सकते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या इधर से उधर होते रहते हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक सेल में क्या वर्क करती है। मेनली क्या होती है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी सारी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑल्सो हैव राइबोसोम्स विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। In eukaryotes, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plants and mitochondria on rough ER. अब हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की डिसिमिलरिटीज़ तो देख ली थी कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, एक में नहीं होते हैं। ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में भी एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में भी, और दोनों में ही क्या होगा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा। राइबोसोम जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें दोनों में ही देखने को मिलता है, जबकि सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा इन प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन रफ ER ऑल्सो हमें देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। Animal cell contain another membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. Animal cell में एक another non membrane bound organelle होता है जिसको हम सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि हमें उसकी डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट सेल कैसे डिवाइड करती है? वो करती है एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करके, कि सेल प्लेट को फॉर्म करेगी और अंदर से लेकर बाहर तक डिवीजन करेगी, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में होता है एक सेंट्रोजोम जो कि स्पिंडल फाइबर्स को छोड़ता है। स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू फिर क्या होता है? बाकी का सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स? तो जैसा जब एनिमल किंगडम की बात हम करें, अगर जब किंगडम आया था कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए थे अर्थ पे, लाइक छोटे से छोटा प्लांट या बड़े से बड़ा एनिमल, तो उनको क्लासिफाई किया गया था बहुत सारे क्लासिफिकेशन मेथड्स के थ्रू। तो उसी टाइम पे आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले उसमें आए थे मोनेरा, जो कि प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता है और मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। उनमें हमने देखा था कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल से वो मिलकर बने हुए थे, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद जो स्टार्ट हुए थे प्रोटिस्टास, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे जो किंगडम थे इनसे हमारे यूकैरियोटिक की शुरुआत हुई थी। मतलब यूकैरियोटिक एरा हमारा प्रोटिस्टा से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से सारे सेल्स जो थे वो यूकैरियोटिक से ही मिलकर बने हुए थे। अनलाइक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स possess a nucleus enclosed within a membrane, that is why they are called eukaryotes. तो यू का मतलब ही होता है क्या? ट्रू। यू का मतलब हिंदी में ट्रू होता है, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसके पास है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स, प्रो यानी कि प्रिमिटिव टाइप और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोट सेल्स ऑल्सो पजेज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसी के साथ हम यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर उसकी क्या हुई कि एक तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सेल क्या है? थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है प्रोकैरियोट्स के मुकाबले। मोर देन 1 क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही क्रोमोजोम हो, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। तो अब जब यूकैरियोट्स की ही बात चल रही है तो पहले हम यूकैरियोट्स का ही पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रोकैरियोट्स पे।
तो इसमें सबसे ऊपर जो चीज़ देखी गई थी वो थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कि एक सेल को पूरी तरह से कवर करती है। मेन जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं, अभी हम घर का ही एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो घर में हम सबसे पहले गेट लगाते हैं। गेट क्या होता है कि जहाँ से हम एंटर हो सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। तो उसी तरह से एक एंट्री गेट का काम करती है हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन, जो कि चीज़ों को अंदर ले भी सकती है और बाहर कुछ निकालना हो तो उसी के थ्रू वो बाहर भी कर सकती है। तो मेनली ये हमारे एंट्री गेट जैसा काम करती है। अब ये मिलकर किससे बनी हुई है? केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसीज एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, जैसे कि हम जो चीज़ें खाते हैं, खाने में भी हमारे आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड ऐसी चीज़ों से मिलकर हमारा खाना बना हुआ होता है। उसी टाइप से हमारी बॉडी को भी उसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर यानी कि दोनों साइड से लिपिड की लेयर से बाउंड है और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। लिपिड लेयर यानी कि एक फैट टाइप का सब्सटेंस होता है जिससे मिलकर फैट बना होता है। फैट को मिला के एक लिपिड की लेयर बनी होती है। तो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल। अब किसी सेल में लिपिड भी ज़्यादा हो सकता है, किसी में प्रोटीन भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे ह्यूमन आरबीसी में मेम्ब्रेन का 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। जो हम ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, उसमें अप्रॉक्स 52% प्रोटीन से उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है और बाकी का उसमें लिपिड्स होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। इसकी कंपोजिशन जो कि है लिपिड्स। लिपिड्स आर मेजरली फॉस्फोलिपिड्स। क्या है? फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस और लिपिड्स दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। अरेंज है ना बाय लेयर, एक दो लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर ब्लू और नीचे ब्लू देखा जा रहा है, यानी कि एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है। और फॉस्फोलिपिड लेयर कंटेन्स 2 पार्ट्स। इसके भी आपको 2 पार्ट देखने को मिल रहे होंगे। एक तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो है ये है हमारा हेड, और ये जो पतले पतले इसमें से निकले हुए हैं फाइबर्स ये है हमारी टेल्स। तो हाइड्रोफिलिक पोलार हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब जो पानी की कंडीशन, अगर बाहर भी वाटर है अंदर भी वाटर सब्सटेंस है तो वो उसके साथ मिलके रह सकता है, उसको ऐसी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होते हैं हमारी हाइड्रोफिलिक चीज़ें। तो हाइड्रोफिलिक पोलार हेड यानी कि ये हाइड्रोफिलिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए हमने ये पोलार हेड को बाहर की साइड रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार टेल, यानी कि इनको क्या है, ये टेल्स को पानी से डर लगता है, ये पानी के कांटेक्ट में आके अपना वर्क नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनको अंदर की साइड रखा गया है ताकि अंदर इनको पानी से बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो। क्योंकि अंदर तो साइटोप्लाज्म है तो उसमें पानी हो गई, इसलिए ये इसके कांटेक्ट में ना आए, तो इसे एकदम बीच में रखा गया है। और इस साइड भी हमें पानी और वाटरी सब्सटेंस देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोफिलिक चीज़ें रखाई गई हैं। The arrangement is in such a way that polar head faces outside the cell। तो अरेंज ऐसा किया गया है कि इनका पोलर हेड जो है वो हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करे और इनसाइड द सेल टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, while the non-polar tail faces each other protecting from aqueous environment। और नॉन पोलर टेल को अंदर रखा गया है ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट से एकदम प्रोटेक्टेड रहे। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बहुत है जो कि हमारी मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है ये कुछ कोलेस्ट्रॉल है जो कि बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन भी लगे हुए होते हैं। आइए इसका और अच्छे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन भी दिए हुए थे उसमें। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी उनको कितनी आसानी से उसमें से निकाला जा सकता है, उस बेसिस पे हमारे प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल यानी कि जो उसके एकदम पार्शियली या पूरे के पूरे उसी में मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हों, ऐसे होते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल यानी कि जो पेरीफेरी पे या फिर आउटर लेयर पे लगे हुए हैं वो होते हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, जो हमारे खाने में भी शामिल होता है, डाइट में भी हम इसको लेते हैं, उसी टाइप का कार्बोहाइड्रेट से हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस ऑन सेल मेम्ब्रेन इज नॉट फ्री बट इज ईदर अटैच टू लिपिड और प्रोटीन। ये एकदम फ्री नहीं होता है, या तो इस लिपिड से ही अटैच रहेगा या फिर प्रोटीन से कहीं ना कहीं अटैच रहता है।
ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ग्लाइकोलिपिड जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच रहेंगे उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच रहेंगे वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स रहेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देख रहे होंगे आप, ऐसे कुछ हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो है हमारी लिपिड की बाइलेयर है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इंटीग्रल, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं। जैसा आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आपको बीच बीच में देखने को मिल रहे हैं, ये इंटीग्रल टाइप हैं, और ये जो देखने को मिल रहे हैं बाहर की साइड ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये चैनल, ये बेसिकली काम करता है एंटीग्रेट का, जहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं कुछ चीज़ें बाहर भी जाती हैं। इसका ट्रांसपोर्ट हम समझेंगे इसके बाद। तो पहले तो इस मॉडल की बात कर लेते हैं। ये मॉडल किसने डिस्कवर किया था? इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब फ्लूइड यानी इसमें फ्लूइडिटी है, एक तो लिपिड जो है वो फ्लो कर सकता है, तो फ्लूइडिटी, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि थोड़ा मोज़ेक टाइप का स्ट्रक्चर था, कहीं पे भी प्रोटीन कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट थे, तो इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रपोज किया था सिंगर एंड निकलसन ने 1972। इट वॉज अ इम्प्रूव मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो पुरानी सेल मेम्ब्रेन थी उसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन इन्होंने बताया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था? द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस इज एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। तो इन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि जो इसका क्वासी फ्लूइड यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड बाइलेयर का, वो प्रोटीन्स को उसके अंदर तैरने की या लेटरली साइडवाइज मूव करने की कैपेबिलिटी देता है। उसी को जो जितना ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होता है उसी को हम उसकी फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? ये हमारे बॉडी में रोल क्या प्ले करती है, एक सेल के अंदर ये क्या काम करती है? तो सबसे पहला फंक्शन है सेल ग्रोथ की, ये सेल को ग्रोथ करवाती है, क्योंकि ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है तो ये स्ट्रेचेबल इसकी प्रॉपर्टी है, ये कितना भी स्ट्रेच हो सकती है, कितना भी कंसनट्रेट हो सकती है, तो मतलब ये सेल ग्रोथ करवाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर जंक्शन, एक सेल को जैसे हमें किसी से बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी भाषा के थ्रू या हम बोल के अपनी चीज़ों को, बातों को ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह अब सेल तो बोल नहीं सकता, तो सेल क्या करता है? सेल टू सेल कनेक्शन करता है, एक कनेक्शन बिल्डअप करता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन भी किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। तीसरा ये काम करती है सिक्रीशन का, अगर कोई से आयंस चाहिए हो या कोई नेसेसरी चीज़ चाहिए हो जो सेल के लिए यूज़फुल हो, तो वो चीज़ें सिक्रीट करने का काम भी क्या करती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस यानी बाहर की चीज़ों को अंदर एनगल्फ करना, अगर इसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे उनके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो वो कैप्चर कैसे करेंगे? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो उसको एनगल्फ करते हैं। और एक चीज़ देखी गई सेल डिवीजन की, जब डिवीजन होता है सेल का, जब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो सेल मेम्ब्रेन ही है वो जो उसको कवर करती है और उसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो एंटीगेट है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इससे होगा ही। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। अब ऐसा भी नहीं कि ये सारी ही चीज़ों को एंट्री दे दे या सारी ही चीज़ों को बाहर जाने की परमिशन दे दे, क्योंकि ये तो गेट है ना, तो इसलिए ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ चीज़ों को जो इसको ज़रूरत होगी, नेसेसरी चीज़ों को ये अंदर आने की परमिशन भी देगी, और कुछ जो नॉन नेसेसरी चीज़ें होंगी उनको बाहर भेजेगी। तो इसलिए इसका नेचर कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों के लिए ये सिलेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अब इससे किस टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव क्या है? जिसमें हमारी एनर्जी खर्च ना हो रही हो, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, तो वो चीज़ होती है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में हम किसी को एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फ्री का माल, जैसे कि अगर हम कुछ भी, हमें कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, कोई भी अंदर चीज़ लेनी है, कोई भी बाहर पहुंचाना है, तो हम एकदम फ्री कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी तरह से हमारी एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही है, क्योंकि सेल की करेंसी तो एनर्जी ही है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे मेन चीज़ इसमें आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे कि एक लेयर है, उसके आपने इस साइड कुछ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट रखा है और इस साइड बहुत ही कम अमाउंट में रखा हुआ है,
तो उससे क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से फ्लो होके चीज़ें दूसरी साइड चली जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे छोटी क्लासेस में, एक आलू लेके उसके अंदर का पूरा मटेरियल निकाल के उसको एज अ सेल मेम्ब्रेन हम एक पानी में रखते हैं। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो पानी होता है वो धीरे धीरे आलू के अंदर आना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है और आलू की लेयर के अंदर एक बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, मतलब एक जगह कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम। तो उससे क्या होगा, जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जो हैं वो फ्लो करती हैं, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ कोई भी चीज़ आती है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और सिंपल डिफ्यूजन भी उसी टाइप का है। सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में फ़र्क इतना है कि सिंपल डिफ्यूजन में हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करते हैं, लाइक वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जबकि ओस्मोसिस स्पेसिफिक है सिर्फ वाटर के लिए। जब वाटर का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। जबकि कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूट या कोई भी और सॉल्यूट का जब डिफ्यूजन होगा तो अब उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर दैट ट्रांसपोर्ट। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जैसा आपने इस वाले में देखा था कि ये जो हमें चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दिख रहे थे, ये किस लिए थे, क्योंकि अब हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट जब करना होता है तो वो क्या होता है, सिर्फ हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उन्हीं चीज़ों को एंट्री नहीं देती है जिसके साथ इसका बाइंड अप अच्छे से नहीं हो पाता है। अब क्या है, बाहर तो लिपिड हैं, तो लिपिड ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ से ही रिएक्टिव हो, जिस चीज़ से वो रिएक्टिव नहीं होता फिर भी अगर सेल को उसकी नेसेसरी ज़रूरत है तो फिर वो उसको लेने के लिए क्या करता है, अंदर से एनर्जी देता है। सेल जब अपनी एनर्जी देगा तो लिपिड की बाइलेयर क्या करेगी, यहाँ से जो ये एंट्री गेट है ये इस पर लगा हुआ होता है, इस एंट्री गेट को ये खोल देगी, इसको खोल देगी तो जो हमारे जो भी सब्सटेंस है आयन वगैरह वो इसके थ्रू पास होकर सेल के अंदर चले जाएंगे। या कोई चीज़ बाहर करनी होगी तो भी हमारी सेल यहाँ से एंट्री गेट को खोल देगी और यहाँ से वो भी सब्सटेंस जो है वो बाहर चला जाएगा। तो कैरियर प्रोटीन हमारा यही काम करता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैरियर प्रोटीन, दूसरे होते हैं चैनल्स। तो कैरियर प्रोटीन जो है वो हमारा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वर्क करता है, जबकि चैनल जो है वो हमारा एनर्जी लेकर काम करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो तो हमारा बिना किसी उसके हो रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के, तो वो हमारा कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा, जबकि कैरियर चैनल जो है वो हमारे एनर्जी को लेकर हमारा डिफ्यूजन करवाएंगे। इसको हम इसी चीज़ को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन होना, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से ना होकर वो किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू अगर डिफ्यूजन होता है तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ATP इज यूटिलाइज, एग्जाम्पल NAK पंप। अब कुछ पंप होते हैं जो कि हमसे एनर्जी लेकर फिर ट्रांसफ़र करवाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ नहीं चाहते हैं, सेल को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेल को वो मिल नहीं रही है और बाहर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस है उस चीज़ की, पर अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर उसे नहीं ले पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो नेचर उसका बायपोलर है, जैसे कि वो लिपिड बाइलेयर के लिए है नहीं है, उसके अंदर से वो निकल नहीं सकती, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो सेल को क्या करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी कुछ उसमें यूटिलाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो खुल जाते हैं कुछ देर के लिए और उसमें से वो सब्सटेंस जो है वो हमारे सेल के अंदर आ जाता है। तो ये कहाँ से जाएगा, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, मतलब अगर कहीं पर कम भी है कोई चीज़ और दूसरी जगह एक्सेस भी है तब भी हमें कम चीज़ में से उसको भी थोड़ा बहुत जो भी बाहर है उसको भी हमें अंदर लेना है अगर, तो फिर हमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे क्योंकि बिना एनर्जी के तो काम होता ही नहीं है ना। तो एनर्जी हम अपनी देकर और फिर वो जो कम चीज़ है उसको भी अपने अंदर लाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन की, जिससे सेल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहा था, बातें कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटास, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बने होते हैं। तो इट इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ये मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, फंजाइज और प्लांट्स में।
सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड गैलेक्टॉन्स। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि सेल वॉल किसकी मिलके बनी होती है। जो कि हम एल्गी देखते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है कि सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनास की मिलकर हमारी सेल वॉल बनी हुई होती है। और अदर प्लांट्स में किस चीज़ के मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, अब जो यंग प्लांट सेल हैं उनमें क्या होती है, जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई थी, वो केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। मतलब वो स्टार्टिंग में क्या करेगी, उसे प्लांट को ग्रो करवाएगी और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को लिमिटेड कर देगी। इट इज़ ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर्स, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे जैसे सेल हमारा मैच्योर होने लगेगा। द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, और धीरे धीरे क्या होगी, उसकी दूसरी लेयर यानी कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन अंदर की साइड उसके फॉर्म होने लगती है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट ग्लूज टू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो मिडिल लैमेला जो है, जो एक लेयर और दूसरी लेयर को सेपरेट करके बीच में मिडिल लैमेला होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को बाइंड अप करने के काम करता है। द सेल वॉल ऑफ मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म। तो मिडिल लैमेला से ही है जो कि हमारे प्लाज्मोडेस्माटा अराइज होते हैं। जैसे ये मिडिल लैमेला है तो इससे अराइज होकर दूसरे सेल्स के मिडिल लैमेला से वो चीज़ कनेक्ट करेगी। इसके आगे शायद डायग्राम, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये कुछ ऐसा हमें कनेक्शन देखने को मिलता है कि ये एक सेल वॉल है, ये दूसरी सेल वॉल है और ये कनेक्शंस के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शंस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटास। ये एक सेल वॉल, ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन और ये हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ग्लाइकेन, सेल्यूलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स, इट गिव्स शेप टू द सेल। मोस्टली क्या करती है ये, एक तो हमें शेप प्रोवाइड कर रहे हैं जो सेल वॉल है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सेल वॉल क्या कर रही है, हमें मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट कर रही है। जो बाहर अगर कोई प्रेशर लगता है या कोई फोर्स लगता है एनवायरनमेंट में, उससे प्रोटेक्ट करने का काम क्या करती है, प्लांट को सेल वॉल करती है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवा रही है वो। इट एक्ट्स एज अ बैरियर्स टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो अनडिजायरेबल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूर रखने का काम कर रही है ताकि वो सेल वॉल के थ्रू पास ना कर पाएँ और सेल के अंदर एंटर ना कर पाएँ। नेक्स्ट है साइजेस ऑफ सेल। अब जैसा कि आपको पता है कि सेल जो है साइजेस में, शेप्स में, हर चीज़ में डिफर करता है। चाहे वो हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हर चीज़ का सेल का साइज डिफर होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो कि है हमारा स्मॉलेस्ट सेल, दिस इज माइकोप्लाज्मा विच इज स्मॉलेस्ट सेल, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है हमारा। वो हमारा पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है पीपीएलओ, जिसको हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जो कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। 0.1 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। टिपिकल बैक्टीरिया जो है उसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी जो हमारे ब्लड में होती है वो अराउंड 7 माइक्रोमीटर की होती है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जिससे हमारी मिलकर बॉडी बनी हुई है वो हमारे 10 to 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। और वायरसेस जो हैं जो कि हमें इन्फेक्शन करवाते हैं, मोस्टली हमें बहुत सारी डिसीज़ करवाते हैं, वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के अराउंड होती है। अब शेप ऑफ सेल, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो हमारी बाइकॉनकेव या स्पिनोइड शेप की होती है, जो कि एक चपटा सा ऐसा शेप होता है जो कि ब्लड में तैरती रहती हैं। ऐसे ही मसल सेल जो होती है वो ऐसी इलोंगेटेड लंबी लंबी टाइप की होती है। नर्व सेल जो होती है उससे बहुत सारे फाइबर्स, डेंड्रोन्स, एक्सोन्स निकले हुए होते हैं, इसलिए वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी होती है। एपिथेलियल सेल जो हमारी स्किन में देखने को मिलती है। किडनी में जो देखने को मिलते हैं वो ऐसे क्यूबॉइडल टाइप के सेल होते हैं। इम्यून सेल जो हमें इम्यूनिटी और शक्ति प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया किसी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो इस टाइप के दिखते हैं। और कुछ होते हैं स्पिंडल टाइप के सेल जो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। जो अमीबा में देखने को मिलेंगे वो ऐसे सेल होते हैं। और स्पर्म सेल्स जिनसे हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। तो शेप ऑफ सेल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव, और वाइट ब्लड सेल जो है डब्ल्यूबीसी वो अमीबॉइड टाइप की शेप होती है, जैसे कि आपने इसमें देखा है।
नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी है, जो कि ब्रांच्ड है और लॉन्ग शेप है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो हैं। ट्रकीड जो कि डेड टाइप के सेल्स होते हैं, जिससे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, वो एलोंगेटेड टाइप होते हैं। और मीजोफिल सेल्स जो स्टोरेज का काम करते हैं, वो मोस्टली कैसे राउंड एंड ओवल होंगे, ताकि वो बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकें। प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरसेस में होते हैं, उनके 4 टाइप के शेप होते हैं। बैसिलस जो कि ऐसा रॉड लाइक शेप होगा। कोकस जो ऐसे छोटे छोटे स्पेरिकल होंगे। विब्रियो एक कॉमा टाइप का शेप देखने को मिलेगा। स्पाइरलम कुछ ऐसे स्पाइरल टाइप से सेल्स होंगे। तो ये हमें प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब जब सेल की बात कर ही रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन्स की हमने बात कर ली है कि उसके अंदर कैसा कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, क्या उसके अंदर फंक्शन कौन क्या कर रहा है, लेयर्स क्या फंक्शन कर रही हैं। तो अब हम उसके अंदर की बात करेंगे कि अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है। तो फर्स्ट जो हमारा सिस्टम आता है, जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम है। उसी टाइप से एक सेल के अंदर भी खुद का एक सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, स्पेसिफिकली इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या करता है, ये कुछ आपको जो ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, जो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, ये कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं, मतलब एक के साथ एक मिलकर एक ही टाइप का काम करते हैं। इसलिए इनको एक पूरा सिस्टम कहा गया है, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ या सारे के सारे लेबर्स एक साथ मिलकर एक ही काम को करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। उसी टाइप से ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के अंदर वाला सिस्टम है। तो उसमें क्या क्या आता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चारों मिलकर एक साथ काम करेंगे, तभी ये एक आरएनए, डीएनए जो भी इनको फॉर्मेशन करना होगा या प्रोटीन, वो बनाएंगे। तो देखते हैं अब ये फंक्शंस करते कैसे हैं। पहले हम बात करेंगे ईआर की। These are the network और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो इतना बड़ा सेल था हमारा, उसमें अराउंड ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे कुछ टाइनी सेल्स या ऐसे देखने को मिल रहे थे हमें, कुछ पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी ट्यूबुलर हैं, जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं ईआर। ईआर डिवाइड्स इंटरसेल्युलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म ईआर। ईआर ऑफ 2 टाइप, रफ एंड स्मूथ। तो जो ईआर होते हैं वो 2 टाइप के स्पेस से बाउंड होते हैं। जैसे ये ईआर आपको देखने को मिल रहा है, तो एक तो होगा इसका ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड ईआर, जो हमें इसकी ल्यूमेन देखने को मिल रही है। ल्यूमेन मोस्टली क्या होता है, जो अंदर का वैकेंट स्पेस होता है वो होता है। तो एक तो हमें ल्यूमिनल ईआर, इनसाइड ईआर को देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो इसके मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसके 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है रफ ईआर, दूसरा होता है हमारा स्मूथ ईआर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ को रफ क्यों बोला गया है और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोला गया है। रफ बियर्स आर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। तो मेजर डिफरेंस इज दिस कि रफ ईआर में हमें उसकी मेम्ब्रेन के अराउंड राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, जो कि उसके मेम्ब्रेन पे चिपके हुए होंगे, इसलिए हम उसको रफ, थोड़ा सा रफ चीज़ क्या होती है, जो थोड़ी सी खुरदुरी हो, क्योंकि राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो एकदम स्मूथ तो होगा नहीं, और जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। रफ ईआर आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ ईआर हमारा क्या काम करते हैं, मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस का और सीक्रेशन का काम करते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब ये बाहर बाहर की साइड होंगे, और ये न्यूक्लियस से एकदम ऐसे जुड़ के स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक दूसरा बना लेते हैं, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये कुछ ऐसे फॉर्म होंगे और ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा सेल में, अभी डायग्राम आएगा उसमें देखेंगे कि जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रफ ईआर। अब दूसरे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट है, इट इज़ अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इनमें क्या होता है, मोस्टली लिपिड सिंथेसिस होता है। इधर प्रोटीन हो रहा था क्योंकि राइबोसोम्स थे, यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है इसलिए लिपिड का सिंथेसिस होता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। और एनिमल सेल में इनकी खासियत क्या है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि लिपिड से ही मिलकर बने हुए होते हैं, वो भी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। आगे बढ़ते हैं, गोल्जी अपैरेटस। ये आपको दिख रहा होगा, गोल्जी अपैरेटस को इस टाइप का देखने को मिलता है, जो बाउंडिंग ऐसी कुछ इनफोल्डिंग्स आपको देखती हैं।
डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड डेंसली एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बोले तो वैसा पैक होता है, उसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसका साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इन 1898 इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम ही उनके साइंटिस्ट के नाम पर पड़ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक्स, तो इनके डिस्क शेप का एक ऐसा सा शेप कुछ होता है जो कि बहुत सारे कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके हम जो एक जो ये जो डिस्क है, एक एक डिस्क को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, जिसकी मेजरमेंट होती है अराउंड 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, दैट इन स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगे, मतलब यहाँ ऐसी बहुत सारी डिस्क होंगी जो एक दूसरे के एकदम पैरेलल लगी हुई होंगी। सिस्टर्नी ल्यूमेन प्राइमरी सेल वॉल, तो इनकी प्राइमरी सेल वॉल क्या होगी, जो इनकी सिस्टर्नी के ऊपर जो कवर कर रही है वो इनकी सेल वॉल होगी। Cisternae are concentratedly arranged with convex cis forming face and concave transforming maturing face. Cis and trans faces totally different. अब cis और trans faces क्या होते हैं? ऐसा कुछ आपको जो डिस्क देखने को मिल रही है, इसका ये जो फेस होता है, जो आगे की साइड होता है, जो कि ऐसा आपको देखने को मिलता है, ये कॉन्केव टाइप का फेस जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, और जबकि ये कॉन्वेक्स टाइप का फेस जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस। तो सिस क्या है, मोस्टली फॉर्मिंग फेस है, मतलब यहाँ से अगर कोई चीज़ आएगी, जैसे लिपिड होगा तो वो यहाँ से फॉर्म होगा और धीरे धीरे ऐसे मूव करके यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा और यहाँ से वो लिपिड बन के निकल जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो सिस फेस में बनती है और धीरे धीरे मैच्योर कहाँ पे होती है, ट्रांस फेस में, और ट्रांस फेस से निकल के साइटोप्लाज्म में चली जाती है। तो सिस और ट्रांस फेस ये होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की। फंक्शंस क्या है गोल्जी के? It secretes materials to the intercellular targets newly forming besides और outside the cells। तो ये क्या करती है, ऐसे मटेरियल को सिक्रीट करती है जो कि सेल को ज़रूरी होता है साइटोप्लाज्म में टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड और वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेस एंड मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेस। तो जो भी मटेरियल हमें पैकेज करना होता है, चाहे वो लिपिड हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, जो भी हमें सेल के अंदर पैकेज करना होता है वो उसके सिस फेस से आकर टकराएगा, धीरे धीरे उसमें फॉर्मेशन होगा, फिर वो ट्रांस की तरफ मूव करेगा, वहाँ से मैच्योर होकर साइटोप्लाज्म में निकल जाएगा। दिस इज वाई गोल्जी एपरेटस रिमेन्स क्लोज एसोसिएशन विद ER। तो ये ER से क्यों बाउंडेड होती है? क्योंकि इसने तो मैच्योर करके लिपिड को बना के दे दिया, अब उसको पैकेजिंग का काम किसका, जो उसको आउटर लेयर प्रोवाइड करेगा वो किसका काम है, ER का। तो इसलिए ER के जस्ट पास में ही सिचुएटेड होती है ताकि ये अपनी कोई भी सब्सटेंस बना रही है वो पैकिंग के लिए ER के पास जा सके। Protein synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। तो जो प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसाइज कर रहा था ER के थ्रू, वो कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में आके पैक होती हैं। दे आर रिलीज फ्रॉम इस ट्रांसफेस, फिर धीरे धीरे मैच्योर होकर इसके ट्रांसफेस से निकल जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो मेनली ये क्या फॉर्मेशन कर रही हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो कि हमारे पैकेज्ड होते हैं फिर बाद में। तो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देखने के बाद हम बढ़ते हैं लाइजोसोम्स पे। लाइजोसोम्स जो कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इनको हम सुइसाइड वैक्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेनली जो वेस्ट मटेरियल है या कोई जो वेस्ट चीज़ पड़ी हुई है अगर कोई साइटोप्लाज्म में, उसको कैप्चर करके एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुइसाइड वैक भी बोलते हैं। अगर लाइजोसोम में कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेस्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ये भी किससे बने हुए हैं, गोल्जी एपरेटस से ही बने हुए हैं, मतलब गोल्जी एपरेटस में इनकी पैकेजिंग हुई, उसके बाद ये लाइजोसोम बाहर निकले। लाइजोसोम वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक यानी कि पानी को तोड़ने वाली एंजाइम, मतलब जो पानी के प्रेजेंस में चीज़ों को तोड़ पाती हैं, वैसी एंजाइम्स हैं। क्योंकि इसको क्या करना होता है, मोस्टली चीज़ों को तोड़ने का ही काम करना होता है, लाइक लाइपेजेस यानी लिपिड को तोड़ने वाला, प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला, एंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाली एंजाइम्स में पाई जाती हैं। दे आर एक्टिव एट द एसिडिक pH, ये एसिडिक pH पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड इनके अंदर होता है।
दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। अब ये अगर इनके पास एंजाइम है तो ये इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर रहा होगा। सिंस दे कैन डाइजेस्ट मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द फॉरेन बॉडीज बट ऑल्सो इट्स ओन सेल वंस इट गेट्स ओल्ड, इन्फेक्टेड और नॉन फंक्शनल। अगर ये नॉन फंक्शनल या ओल्ड हो जाते हैं, अब इनको कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए तो है नहीं, क्योंकि लाइसोसोम ही जो है वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है या चीज़ों को तोड़ने का काम कर रहा है, तो ये ओल्ड होने पर अपने आप को ही तोड़ लेते हैं, इसलिए इनको क्या सुइसाइड बैग्स भी कहा गया है, ये इनका मेन फीचर है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंड एक और ऑर्गेनल है जो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। इट कंटेन्स वाटर सेप, इसमें हमें वाटर देखने को मिलेगा, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, एंड अनदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो मेनली वेस्टेज इकट्ठा करने का काम हमारा कौन कर रहा है? वैक्यूल। तो देखा आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हो क्या रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स जो हमारे ईआर के थ्रू बने वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उनकी पैकेजिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने जो भी उनको फंक्शन दिया गया था वो किया, उसके बाद वो फंक्शन के लिए किस में आते हैं? लाइसोसोम में आते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो हमें लाइसोसोम में मिलते हैं, प्रोटीन होगा तो उसको तोड़ने के लिए भी एंजाइम हमें लाइसोसोम में मिलते हैं। तो जो भी कंटेंट था वो लाइसोसोम में गया, वहाँ से टूटा फूटी हुई, उसके बाद वहाँ से जब चीज़ें निकली और जो भी वेस्ट सब्सटेंस या अनडाइजेस्टेड चीज़ें जो भी रहीं वो हमारी वैक्यूल में आके इकट्ठा हो गई। तो इन्होंने क्या किया? एक कोऑर्डिनेट टाइप से वर्क किया, इसलिए इनको एक पूरा सिस्टम कहा गया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो वैक्यूल इज बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें प्लांट सेल में इसको टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और मोस्टली ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही छोटे से पाए जाते हैं या बहुत ही माइन्यूट से देखने को मिलते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं। इन प्लांट सेल टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट करती है इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन द अदर साइटोप्लाज्म। अब वेस्ट मटेरियल अगर ज़्यादा है, तो अगर वेस्ट मटेरियल थोड़ा बहुत भी साइटोप्लाज्म में है तो सेल तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो साइटोप्लाज्म में कोई भी वेस्ट मटेरियल रहे या वो सेल को कुछ भी हानि पहुंचाए। तो वो क्या कहेगी? अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके, मतलब वैक्यूल में ऑलरेडी वो वेस्ट सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो उसको एनर्जी अलग से देके साइटोप्लाज्म से वो वेस्ट मटेरियल को कैप्चर करेगी और अपने अंदर लेगी, ताकि सेल को कोई भी हार्म ना हो सके। तो ये इसलिए हायर वैक्यूल में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में क्या करता है? एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। जो प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर अमीबा, उसमें ये हमारा जो वैक्यूल है वो एक्सक्रीशन का काम करेगा। और मैनी सेल्स में क्या करेगा? फूड वैक्यूल्स फॉर्म इनगल्फिंग फूड पार्टिकल। और बहुत सारे सेल्स में क्या काम करता है? फूड को कैप्चर करने का भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा आपने स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? पावर हाउस, क्या वो कुछ बिजली का काम करता है? क्योंकि पावर हाउस तो वही होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी कोई चीज़ देता है। तो नहीं, इसकी चीज़ है एटीपी। ये एटीपी करेंसी होती है जो वो हमारी सेल की करेंसी के टाइप से वर्क करती है, क्योंकि सेल को वर्क करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हेल्प करता है? जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो वो प्रोटीन आके माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा कि भाई मैं हूँ प्रोटीन, मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करो। तब ये कहेगा कि मतलब मैं तो ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब है चीज़ें आती हैं, यानी कि प्रोटीन जब आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन रहता है प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को सेल को प्रोवाइड करना, ताकि बाकी के फंक्शंस हो सकें। तो माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर द क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड विद स्पेसिफिक स्टेनिंग रिएजेंट। अब ये हम ऐसे देख भी नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोप में सिंपली, जब तक हम उसको स्टेनिंग ना करें। तो हमें मेनली क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सेल को स्टेन करना पड़ता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया पे स्टेनिंग हो सके, फिर वो हमें क्लियरली विजिबल हो। देयर नंबर, शेप एंड साइज पर सेल आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वो एक्टिविटी कर रही होगी, उस टाइप से इनका नंबर जो है पर सेल में वेरी करता है। किसी को ज़्यादा जैसे मसल सेल्स है, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है पूरे टाइम, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हार्ट की सेल्स हैं, उनको भी पूरे टाइम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, इसलिए उसमें भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहीं कहीं पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सेस देखने को मिलती है, कहीं पे हमें वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये कैसे हैं? एक सॉसेज शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिलिंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर कितना है 0.2
1 माइक्रोमीटर, यानी सॉसेज यानी कि कुछ ऐसा सा इनका शेप होगा, इसके अंदर ही इनके पूरा मैकेनिज्म चलेगा, जो कि इनका डायमीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इन, और लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, एक सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। is a double membrane bound organelle structure with outer membrane and inner membrane which divides the lumen into two aqueous compartments। अब जैसे ये है तो ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन टाइप की होती है। ये एक एक्वस कंपार्टमेंट जो कि हमें साइटोप्लाज्म आउटसाइड देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी कुछ एक्वस मैट्रिक्स होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन विच डिवाइड द ल्यूमेन टू एक्वस कंपार्टमेंट, यानी आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में क्या है, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस फिलिंग द इनर कंपार्टमेंट। यहाँ पे कुछ होमोजीनियस मतलब एक टाइप का सब्सटेंस देखने को मिलता है जो उसके पूरे कंपार्टमेंट को ऐसे ऐसे फिल करके रखता है। तो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो आपने देखा, ये ऐसा सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर, और ये इससे माइक्रोस्कोप से ऐसे निकाल के दिखा गया है कि इसमें और चीज़ें क्या होती हैं। ये रहा, इससे प्रोटीन आता है, यहाँ से ऐसे एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होती है और यहाँ से फिर आउटर एनवायरनमेंट में भेजी जाती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होती हैं, जो हमें मेनली प्लांट सेल में देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ग्रीन कलर की ऑलमोस्ट ऐसी होती हैं, क्योंकि ये मेनली वर्क करती हैं फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने का, क्योंकि प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट के सेल में ही क्या पाई जाएंगी, हमारी क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी। अब प्लास्टिड बहुत सारी टाइप की होती हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनमें भी देखने को मिलती हैं और प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। तो पहले हम देखेंगे प्लास्टिड कितने टाइप्स की होती हैं। दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल इन एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो भी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म, इनकी थोड़ी सी लार्ज साइज होती है ताकि ये ईजिली ऑब्जर्वेबल होती हैं अंडर माइक्रोस्कोप से, इनको स्टेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कंटेन सम पिगमेंट। अब इन पे पिगमेंट भी होती हैं। पिगमेंट बेसिकली क्या है, कलर्स। तो कलर्स होते हैं इसमें। प्लास्टिड कलर्स के बेसिस पे 3 टाइप की होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि थोड़ी सी वाइटिश टाइप की जो कलर में होंगी वो ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होंगी अच्छी खासी। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर की। और ल्यूकोप्लास्ट दोबारा से ये है हमारी वाइट कलर की या थोड़ी सेमी ट्रांसपेरेंट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होगी, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारी ग्रीन कलर की हमें देखने को मिलेगी, जो कि आपके डायग्राम में दिख रही होगी। तो पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप। वाइट कह दें या कलरलेस कह दें, तो इनकी साइजेस अलग अलग होती हैं। ये क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। इनके अंदर हम देखते हैं अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब कर रही हैं उस बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर कर रही हैं, एलायोप्लास्ट जो ऑयल्स को स्टोर करती हैं, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करती हैं। ऐसी हमें 3 टाइप की ल्यूकोप्लास्ट जो है देखने को मिलती हैं। अब क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होती हैं, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ताकि ये अलग अलग कलर प्लांट को प्रोवाइड करें, जिससे पॉलिनेटर्स जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं उसमें हेल्प कर सकें। फ्लावर एंड सीड डिस्पर्शन में भी हेल्प करती हैं फ्रूट को, क्योंकि ये ब्राइट कलर्स की होती हैं। पिगमेंटेशन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ताकि अलग अलग कलर उसको प्रोवाइड कर सके फ्लावर को। ओरिजिन कहाँ है इनका, ओफन डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। पुरानी जो क्लोरोप्लास्ट रहेंगे उन्हीं से डिवाइड होकर नई क्लोरोप्लास्ट बनती हैं। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग भी ये उसको कलर प्रोवाइड करती हैं। मतलब मेन काम क्या है इनका, कलर प्रोवाइड करना, दैट्स इट। इनका जनरल शेप भी वेरी करता है, गोल गोल भी हो सकती हैं, ट्यूबुलर भी हो सकती हैं, कैरोटीनॉइड्स स्टोर करती हैं, दैट्स इट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है। मेन यही है इंपॉर्टेंट, जो कि प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर प्लांट जो है वो अपना कार्बोहाइड्रेट या खाना बनाता है, ग्लूकोज जो कि सिंथेसाइज करता है। उसी का मतलब है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करती है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, जिससे हमारे बाकी के फंक्शंस जो हैं होते हैं और उससे शुगर का निर्माण होता है। इसकी पिगमेंटेशन ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करती है, एसेंशियल फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद द कैरोटीनॉइड्स। कुछ कैरोटीनॉइड्स भी होंगे और एसेंशियली इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है।
इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग स्टैक्ड थाइलेकॉइड्स कॉल्ड ग्रेना, जनरल शेप टिपिकली ओवल एंड लेंस शेप्ड बाय कॉन्वेक्स इन हायर प्लांट्स दो दे कैन बी स्टार शेप्ड और कप शेप। तो किसी किसी में स्टार शेप और कप शेप टाइप की भी हो सकती हैं, पर मेनली हमें देखी गई हैं इस टाइप के शेप की, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ये आपको दिख रहा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा है, ये एक चपटा सा ऐसा टाइप का सेल होता है जिसमें ये लंबी लंबी एक टाइप से, जैसे हम एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का और सिक्कों का पूरा ढेर बनाते हैं उस टाइप से इसमें पूरा ग्रेना अरेंज होता है। ये जो एक ढेर है, मेनली आप ऐसा मान लीजिए ये जो सिक्कों का ढेर है इसको हम बोल रहे हैं ग्रेना। ये इतने सारे सिक्कों के ढेर मतलब टू मैनी ग्रेना इन अ क्लोरोप्लास्ट। और यही सिक्कों के ढेर में से जो एक सिक्का है वो है हमारा थाइलेकॉइड, जिसमें कि पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो एक थाइलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस की हो रही, दूसरे, तो ऐसे कर करके सारे थाइलेकॉइड्स मिलके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और खूब सारा जो है शुगर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इस टाइप से हमारी ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो इसका प्लांट में खाना बनाना। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन नंबर, तो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, फ्रॉम सिंगल टू 20 to 40 पर सेल है ना प्लांट मीजोफिल, क्योंकि प्लांट मीजोफिल को बहुत ज़्यादा वर्क, क्योंकि पूरे टाइम फोटोसिंथेसिस करते ही रहना होता है, इसलिए उसमें वेरी करता है नंबर। मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल, तो वो थोड़ी कम परमिएबल होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल होती है चीज़ों के लिए। स्ट्रोमा जो उसके अंदर का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने मैट्रिक्स बोला था, ऐसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसमें सारी रिएक्शन होती है। इट हाउसेज द स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर सिंथेसिस, जो भी रिएक्शन होंगी वो सारी हमारी स्ट्रोमा के अंदर होंगी। थाइलेकॉइड एंड ल्यूमेन, अब जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस का चीज़ें बन रही थी, मेनली यहाँ पे लाइट कैप्चर हो रही थी वो। विद इन द स्टोमा आर फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड। तो ये जो एक सिक्का था जो कि हमने पहले पढ़ा था वो थाइलेकॉइड है। ये क्या है, स्पेस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द ल्यूमेन, और थाइलेकॉइड के अंदर की जो स्पेस होगी उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। पिगमेंट्स एंड लाइट ट्रैपिंग, क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। क्यों है ये एसेंशियल, ताकि ये लाइट को आसानी से ट्रैप कर सके, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो सके। ग्रेना क्या होते हैं, जो एक एक सिक्के का ढेर बन के जो पूरा ढेर बना था वो हमारे ग्रेना थे। तो ग्रेना क्या करते हैं, बहुत सारे थाइलेकॉइड को एक लेवल पे अरेंज करते हैं। तो ग्रेना थाइलेकॉइड का स्टैक्ड लाइक कॉइन्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना। These grana are connected to flat membrane tubule called स्टोमा लैमेली। अब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लैमेली, जो कि इसमें देखी थी। ये जो है एक ग्रेना जो है वो पतली पतली लैमेली के थ्रू दूसरे ग्रेना से कनेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमल लैमेली। ओके, तो अब इनका जनरल शेप क्या है, टिपिकली ओवल शेप होती हैं या लेंस शेप भी हो सकती हैं, दो दे कैन भी स्टार शेप भी हो सकती हैं, कप शेप भी हो सकती हैं, वेरी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका शेप। और क्या होता है इनके अंदर, इनके अंदर कुछ राइबोसोम भी होंगे। जैसे यूकैरियोटिक सेल में मैंने बोला था कि राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही ना होकर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पे भी और ईआर पे भी पाए जाते हैं, उसी तरह इसमें क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, इसमें बल्कि छोटे राइबोसोम पाए जाएंगे जो कि हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहे थे, उससे थोड़े से छोटे, यानी कि 70S टाइप के। जब राइबोसोम पे बात करेंगे तब हम देखेंगे कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत डीएनए भी पाया जाएगा, डीएनए के मॉलिक्यूल भी इसमें पाए जाते हैं इन यूकैरियोट्स ओनली। ओके, नाउ इसको टेबल के फॉर्म में अगर हम इसके पूरा समझें तो हमें शायद ईजिली समझ में आएगा। स्ट्रक्चर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लोकेशन क्या है, मीजोफिल सेल में मिल रही है। और मीजोफिल सेल में क्यों मिल रही है, क्योंकि सनलाइट कैप्चर करनी होती है, इसलिए इसका फंक्शन है। स्ट्रक्चर टाइप डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्यों, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है, दूसरी उसमें रिएक्शंस होती हैं, इसलिए भी उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। शेप एंड साइज, लेंस शेप हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, रिबन लाइक हो सकती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर की होती है, विड्थ में 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है अराउंड। और क्या है, क्वांटिटी इसकी वेरी करती है, किसी में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, अलग अलग। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एक ही होती है, और प्लांट्स के मीजोफिल में 20 से 40 हो सकती है। तो ये लेंस शेप के होते हैं, वो क्वाइट स्मॉल होते हैं, इनको हम
अलग से सेल में एडजस्ट करते हैं। और ये जो है ये बहुत सारी पूरे एक सेल को कवर करके रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारी हैं नंबर में, तो इनर मेम्ब्रेन को कंट्रोल करती हैं ये। दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ये परमिएबल कैसी होती हैं, सेमी लेस परमिएबल ही होती हैं, सेमी परमिएबल या रेस्ट्रिक्टेड ज़्यादा होती हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी मोर परमिएबल होती है आयंस वगैरह के लिए। द फैक्ट्री फ्लोर और लिक्विड मैट्रिक वेयर फाइनल प्रोडक्ट शुगर इज असेंबल इंडिविजुअल लाइट कलेक्टिंग सोलर पैनल्स। तो यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन में ही उसकी लाइट कलेक्ट होती है और उसके अंदर बाकी की रिएक्शन चलती हैं। अभी हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, कहाँ लाइट वाली रिएक्शन होगी जो एकदम लाइट को कैप्चर करके होगी, वहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी जो रात में भी होती रहेगी। तो ऐसे 2-3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो वेरी करती हैं उनकी प्लेसेस को। स्ट्रोमा क्या है, जो मेन जो हमारा सब्सटेंस था उसके अंदर का, द स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स थाइलोकॉइड्स हैं जिसमें डीएनए है, राइबोसोम्स है और एंजाइम्स हैं, ये सारा स्ट्रोमा के अंदर का कंटेंट है। प्लेटन मेम्ब्रेनस सैक में हमारा भरा हुआ होता है। थाइलोकॉइड क्या है, मेम्ब्रेन एनक्लोज स्पेस इन ल्यूमेन, जो एक सिक्का था वो हमारा थाइलोकॉइड है। ग्रेना, सिक्कों का ढेर जो है वो हमारा ग्रेना है। स्ट्रोमल लैमेली, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट कर रही है वो हमारी स्ट्रोमल लैमेली है। द कॉम्पैक्ट एफिशिएंट ऑफ सोलर पैनल्स, तो इनको ग्रेना को क्या बोला गया है, सोलर पैनल्स, मतलब लाइट को कैप्चर करके पूरा एक सोलर पैनल जैसा होता है ना कि लाइट को कैप्चर करता है पूरे में एकदम स्टोर करके रखता है, उसी टाइप से हमारा ग्रेना काम करता है। द ब्रिजेस और स्कैफोल्डिंग लिंकिंग द स्टैक्स ऑफ सोलर पैनल, अब सोलर पैनल को जो लिंक कर रहे हैं, जो वायर्स वगैरह होते हैं, वो हमारी ऐसी लैमेली काम करती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू राइबोसोम्स, जो कि हमारी प्रोटीन फैक्ट्री थी। ये क्या कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम कर रहे थे। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच वाज फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फर्स्ट हमें देखने को मिले थे। राइबोसोम्स जो हैं डेंस पार्टिकल हैं, इनको किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था इन 1953 में। इनमें क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए, और कहीं कहीं पे क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उससे क्या होता है, प्रोटीन मिलकर बनता है। दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में नॉर्मली भी देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं हमें साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया पे, ईआर पे भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलते हैं, बस इनका साइज़ वेरी करता है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। तो छोटा वाला जो होता है वो होता है 70s, बड़े को हम बोलते हैं 80s। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे 2 सब यूनिट देखते हैं हम इसमें। दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स हैव 80s टाइप। यूकैरियोट्स जो हमारे टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनमें 80s टाइप का यानी कि बड़ा वाला राइबोसोम देखने को मिलता है। वाइल प्रोकैरियोट्स में हमें 70s टाइप देखने को मिलता है। एस क्या है, एस इज अ मेजरिंग यूनिट, जिसका नाम होता है, जिसको हम सेडिमेंटेशन क्वेशेंट बोलते हैं। ये जैसे हम मास को केजी में मेजर करते हैं उसी टाइप से हम इसकी राइबोसोम की यूनिट को सेडिमेंटेशन क्वेशेंट में मेजर करते हैं। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जो बड़ी वाली यूनिट दिख रही होगी वो है लार्जर, और जो स्मॉलर वाली ब्लू वाली दिख रही है वो है स्मॉलर सब यूनिट। तो 2 टाइप की यूनिट से मिलकर बना होता है। इन यूकैरियोट्स हमें देखने को मिलती है 60s वाली जो है वो लार्जर होती है, 40s वाली जो है वो यूकैरियोट होती है। तो जैसे अगर हम मैथ इसमें लगाएं तो हमारी 60 + 40 मिलकर तो हमारा 100 होना चाहिए था, पर बायोलॉजी की मैथ्स थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसमें 60s और 40s मिलकर 100s ना होकर 80s हो जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 50s जो है वो हमारी लार्जर यूनिट होती है और 30s जो है वो हमारी स्मॉलर सब यूनिट होती है, और इसका प्लस करने पे 80 आना चाहिए था बट 70 आता है। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में हमें 80s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। पर ये वेरी करेगा कि क्लोरोप्लास्ट पे हमें 70s टाइप ही देखने को मिलेगा जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, उसमें हमें डिफर करेगा। बाकी न्यूक्लियस में हमें 80s एंड 70s रेस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने पूरी यूकैरियोटिक सेल की बात कर ली है कि उसमें कैसे ऑर्गेनल्स हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ प्रोटीन बन रहा है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और मेम्ब्रेन वगैरह क्या काम कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि हमने वायरसेस की, बैक्टीरिया जो कि हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं ये बात की ही नहीं, वो भी सेल से ही मिलकर बने होंगे, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे अर्थ पे सेल से ही मिलकर बना हुआ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ये आपको अजीब सा सेल दिख रहा होगा जिसमें रेशे रेशे टाइप और छोटे छोटी चीज़ें, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रही होंगी। यही होता है एक बैक्टीरिया का या फिर वायरस का, ऐसी टाइप का सेल्स होता है। तो इस सेल की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या होता है। अ सेल विदाउट सेल
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसका पूरा मटेरियल इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा सेल है हमारी पूरी दुनिया का, वो PPLO, ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स को रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल, ये टिश्यू नहीं बना पाता है। मतलब यूकैरियोटिक क्या हो रहे थे, एक सेल से दूसरा सेल मिलके टिश्यू बना रहा था, टिश्यू अगेन और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना रहा था, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहा था और होल बॉडी बन रही थी। इसमें क्या होता है, एक ही सेल वर्क करेगा, या एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एक सेल वर्क करेगा। अगर मल्टी सेल्यूलर भी है और प्रोकैरियोट से मिलकर बनाया तो एक एक सेल अलग अलग होगा, उसका कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो ये क्या थे, मोस्ट एंशियंट मतलब सबसे पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हुई थी, तो इसलिए इनको प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म कहा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, तो ये क्या होते हैं, साइज में छोटे हैं, इनको इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं करना, मतलब इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए अपनी फंक्शंस को करने के लिए, तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड करके अपनी संख्या बहुत ईजिली बढ़ा लेते हैं, तो ये मोर रैपिडली डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो होगी, क्योंकि भाई छोटे से सेल हैं, प्रोटेक्ट करना तो ज़रूरी है, कहीं भी आए मर गए बहुत, इनकी लाइफ स्पैन भी इतनी सी है, तो इसलिए इनमें सेल वॉल तो होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, सिर्फ किस में नहीं होती, जो माइकोप्लाज्म जो हमारा बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेल आया था उसमें सिर्फ हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, बाकी सारे सब में सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, सेकेंड, cell wall and cell membrane surround fluid matrix filling the cell कॉल साइटोप्लाज्म। इसमें भी जैसे हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिला था कि बीच में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा था, उसमें सारे ऑर्गेनल्स कवर्ड थे, इसी तरह इसी में भी क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो हमें फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। दे डू नॉट हैव सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस और लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड या फिर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह पे क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल पूरे ओवरऑल साइटोप्लाज्म में नेकेडली पड़ा हुआ रहता है। सम बैक्टीरिया हैव एडिशनल स्मॉलर डीएनए अदर देन जीनोमिक डीएनए, अब कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, जो उनका पर्सनल डीएनए है, मतलब जो उनको ट्रांसफ़र करके दूसरे बैक्टीरिया बनाने हैं, उसके अलावा भी उनके पास एक दूसरा डीएनए होता है जो हमारा नॉन जीनोमिक डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं। तो दो टाइप के डीएनए भी इनमें देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये मोस्टली क्या काम करते हैं, इसमें हम दूसरे डीएनए को भी लगाकर एक नया कोई भी ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, इसलिए प्लाज्मिड बहुत ज़रूरी होता है। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए जो हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब इसमें नहीं देखते हैं हम। राइबोसोम जो है अलॉन्ग विथ इंक्लूजन बॉडीज आर सीन, इसमें हमें राइबोसोम जैसे हमें उसमें देखने को मिल रहे थे, राइबोसोम यहाँ भी देखने को मिलेंगे, पर कौन से 70S टाइप के राइबोसोम हमें इसमें देखने को मिलेंगे। और इंक्लूजन बॉडीज़ यानी जैसे उसमें था गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस चीज़ें थी, ER वगैरह, इसमें वो चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड सारे के सारे साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के टाइप में पड़े रहते हैं, उसको हम पूरा ऑर्गेनल ना बोल के इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स। अब एक सबसे ज़्यादा, अब इसमें वर्क कौन करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ मिसिंग है, तो इसमें वर्क करने के लिए एक चीज़ होती है जो कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बनती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम है वो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इसमें हमारे प्रोकैरियोटिक में करके देते हैं। अब बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला। अब ये क्या है, बैक्टीरिया चल के मतलब इन्फेक्ट करता है तो चलेगा ही ऑब्वियसली। सेकेंड, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, अगर वो इन्फेक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से मूव तो कर ही रहे होते हैं, मतलब मूव करके एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचना ही होता है। तो वो मूव कैसे करते हैं, अगर वो मूव करेंगे तो उनके पास होगा एक फ्लैजेला जिसकी थ्रू वो मूव करते हैं। अगर वो नॉन मोटाइल होंगे, लाइक कोई ऐसे ही नॉर्मली बैक्टीरिया पड़े हुए हैं किसी चीज़ में, तो फिर उनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होगा। तो इससे पता चलता है कि नॉन मोटाइल और मोटाइल टाइप के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फ्लैजेला होता है, वो मोटाइल होते हैं यानी कि मूव करते हैं, और जो मूव नहीं कर पाते हैं उनमें फ्लैजेला जो है एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू
कंपोजिशन, अब ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा जो यूकैरियोटिक सेल था वो उसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और बहुत सारी चीज़ें भी थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर थी। ऐसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्लाज्मिड्स। ये क्या है, दीज आर स्मॉल सर्कुलर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोमिक डीएनए। ये वो डीएनए हैं जो न्यूक्लियस के अलावा भी इस सेल में पाए जाते हैं, जो यहाँ पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली, उनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट होती हैं डिवाइड करने के, मतलब ये खुद से ही एक अपने आप में डिवीजन कर सकती हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अलावा ये डीएनए प्रेजेंट है। प्लाज्मिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया हैविंग इट। तो इनके पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी हैं। मतलब बैक्टीरिया बाहर से दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कौन सा है, उसकी साइज़ क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, जो हम बाहर से देख के बता पाएँ। तो वो कैरेक्टर किस में होते हैं, प्लाज्मिड्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स का माना गया है। इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जैसे कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्म नहीं करते हैं, तो उनका क्या होता है, एंटीबायोटिक से एक रिएक्शन होता है जिससे वो रेजिस्ट करते हैं। मतलब अगर हम किसी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो बैक्टीरिया इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, मतलब इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होता है कुछ कुछ में। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ डेवलप होता है, प्लाज्मिड्स के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट इनके पास चीज़ होती है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जैसे उसमें न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। ये क्या करता है, जीनोमिक डीएनए कंटेन करता है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी होता है। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए सिंगल क्रोमोसोम। अब उसमें जैसे कि आपने देखा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल क्रोमोसोम जितने भी थे डबल स्ट्रैंडेड वाले थे, ऐसे इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है मोस्टली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेल एनवेलप। अब ये जैसे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसी तरह से ये किस किस चीज़ों से एनवेलप्ड है या किस चीज़ की में कवरिंग है वो चीज़ देखेंगे। इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग पर्टिकुलरली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, कवरिंग जो है मोस्टली हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलती है। ये 3 लेयर से मोस्टली बनी हुई होती है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने प्लांट सेल में देखा था उसमें सबसे आउटर लेयर जो थी वो सेल वॉल ही थी। एनिमल सेल में सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था। इसमें एक और हमें लेयर देखने को मिलती है जो कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर होती है सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम इनको ब्रीफली देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसकी थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की होगी, किसी में ज़्यादा मोटी होगी, किसी में ज़्यादा पतली होगी। इट में भी स्लाइम लेयर, मतलब स्लाइमी हो सकती है, चाय जैसा शेप वो हो सकता है उसका, लूज शीट, या फिर कैप्सूल यानी कि थिक और टफ भी हो सकती है जो एकदम हार्ड मटीरियल की बनी हो। तो दोनों टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग बैक्टीरियाज में। सेल वॉल क्या है, जैसे मिडिल लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में है। सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। हमेशा की तरह से माइकोप्लाज्मा में ही कोई भी लेयर देखने को नहीं मिल रही है, बस इसमें क्या है जो सेल वॉल है वो बाकी सब में देखने को मिलेगी। इट गिव शेप टू द सेल। ये क्या करती है, मेनली शेप प्रोवाइड करने का काम करती है सेल को, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ताकि बैक्टीरिया जो है वो बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचे। मतलब अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, कुछ एनवायरमेंटल प्रेशर लग रहा है, उससे वो बच सके, इसलिए इसको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है, वही सेमी फ्लूइड नेचर है इसका, और ये कैसी है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ, मतलब दूसरी एनवायरनमेंट से कनेक्शन बनाने के लिए, जैसा हम यूकैरियोट में पढ़ते थे उसी टाइप की सिमिलर होती है। यूकैरियोट से स्ट्रक्चरली सिमिलर, यानी कि लिपिड प्रोटीन वगैरह से ही मिलकर ये बनी हुई होगी। जैसा आप इसमें देख रहे हैं ये रही, ये जो ऊपर आप देखेंगे इसमें ये है ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी जो बीच वाली दिख रही है ये है हमारी सेल वॉल, और इसके अंदर जो है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके ऊपर ये जो है ये सीलिया और फ्लैजेला अलग अलग जगह, ये जो लंबा सा दिख रहा है ये इसको मूव कराने के लिए होता है, जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, और ये छोटे छोटे सीलिया या पिलाई जैसी चीज़ें में हमें देखने को मिलती हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कम्पिटिटिव पॉइंट, मतलब जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा पॉइंट क्या होता है। अब बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया हैं, कुछ गुड हैं कुछ बैड है, मतलब कुछ हमें हार्म पहुंचा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे कि दही में बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें
वो हम गुड टाइप के बैक्टीरिया में रखते हैं, और कुछ जो हमें हार्म पहुंचाते हैं वो हम बैड टाइप के बैक्टीरिया में रखते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसको पता लगाने के लिए भी एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेनिंग या फिर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम का जो सब्सटेंस होता है वो हम उस पर स्टेन करते हैं, बैक्टीरिया पे डालते हैं। अगर वो उसकी लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अगर वो ग्राम से पूरी तरह स्टेन्ड हो जाता है तो वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, यानी कि उसने रिटेन कर लिया है ग्राम स्टेन को, तो वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, वो स्टेनिंग को छोड़कर चला जाता है या वो रिटेन नहीं कर पाता है उस स्टेन को, तो ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे दो टाइप के हमें बैक्टीरिया यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज मीजोजोम्स, जो कि हमने अभी बात की थी। जो हमारी मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसकी इनफोल्डिंग्स बनी थी जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन हमारे प्रोकैरियोट्स में करवा रही थी, उसको हमने बोला था मीजोजोम्स। अब देखते हैं ब्रीफली मीजोजोम्स होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग्स एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही मिलकर बनी होंगी। जैसे लाइक ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें से ही ये ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी कुछ इनफोल्डिंग्स बनाएगा। कहीं कहीं पे क्या होंगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे टूट के वेसिकल्स बन जाएंगी। इस टाइप की जो होती हैं उनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। तो इस टाइप के हमें कुछ देखने को मिलते हैं, इनको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे मीजोजोम है। ओके, तो इनका फंक्शंस क्या है, ये वेसिकल्स भी हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स टाइप के भी हो सकते हैं, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। वेसिकल्स यानी गोल स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है, फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, क्योंकि ये अंदर वाली लेयर है तो ये अपनी ऊपर वाली लेयर को बनाएगी। फॉर डीएनए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, अंदर जो डीएनए है और क्रोमोसोम है उनको रेप्लिकेशन यानी कि डिवाइड करवाना उनका। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल, अगर ये अब सेल डिवाइड करवा रही है तो डिस्ट्रीब्यूट भी यही करेगी, जो फंक्शन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें कर रही थी उसी टाइप के फंक्शन हमारे इसमें प्रोकैरियोट में ये मीजोजोम करते हैं। ये क्या करते हैं, डॉटर सेल में क्रोमोसोम का डिवाइड करवाते हैं। फॉर रेस्पिरेशन, मेन काम क्या है, रेस्पिरेशन भी ये करवाती हैं। कुछ सीक्रेशन भी जो होगी, सीक्रेशन की प्रोसेस वो भी इसी के थ्रू होगी। और ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स या जो भी चीज़ें एब्जॉर्प्शन के लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये क्या करती है, एक टाइप से सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ऑल ओवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर। अगेन क्रोमेटोफोर यानी कि कलरफुल सब्सटेंस होंगे जो कि हमारे प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या होता है। दीज आर मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स और एक्सटेंशन इन सम प्रोकैरियोट्स, ये भी एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही है जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, मेल जैसे साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होगी, पिगमेंट यानी कि कलरफुल कुछ सब्सटेंस होगी जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं, जो अलग अलग कलर में वेरी करेगा। दीज आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया, ये थिन फिलामेंटस यानी कि पतले पतले एक्सटेंशन होंगे जो कि मोटाइल बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेंगे। जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं उनमें हमें देखने को मिलेंगे। इनके नंबर और अरेंजमेंट वेरी करेंगे सेल टू सेल, मतलब किस सेल में कितने होंगे, किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया के फ्लैजेला जो हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जा रहा है क्रोमेटोफोर के टाइप में, तो उसमें क्या होंगे, 3 पार्ट। फर्स्ट तो होगी फिलामेंट, दूसरी होगी हुक, तीसरी होगी बेसल बॉडी। यानी कि जैसे ये जो लंबा सा पार्ट आप देखेंगे ये होगा हमारा फिलामेंट, ये जिस चीज से ये जुड़ा रहेगा इसको हम बोलेंगे हुक, और ये जो जिस चीज से मतलब ये मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा, ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन से अगर ये जुड़ा रहेगा तो ये चीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं हमारी बेसल बॉडी। मतलब जैसे एक चीज़ का बेस होता है ना बॉडी का, उसको हम बेस बोलते हैं, ऐसे इसकी ये बेसल बॉडी होती है। तो इस टाइप से फिलामेंट जो है वो फ्लैजेला जो है वो हमारे सेल वॉल से अटैच रहता है। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंट आउटसाइड द सेल सरफेस, ये क्या है, सेल यहाँ पे खत्म होती है तो सेल सरफेस के आउटसाइड मतलब यहाँ से सेल वॉल कवर होगी और सेल के जो बाहर रहेगा वो हमारा फ्लैजेला होगा जो कि बैक्टीरिया को मोस्टली मूव करवाएगा। नेक्स्ट हमारे राइबोसोम्स। अब जैसा कि हमने उसमें देखा था राइबोसोम्स हमारे ATS टाइप के थे जो कि थोड़े मॉडर्न टाइप मतलब बड़े टाइप के थे। प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम जो कि 70S और छोटे राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, वो तो दोनों में ही एक टाइप से वर्क करते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं।
दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि उसमें कहाँ पाए जा रहे थे, अदर ऑर्गेनल्स में भी पाए जा रहे थे, और इसमें हमें सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से चिपके हुए ही हमें देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत साइटोप्लाज्म में। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक की साइज हो सकती है इनकी प्रोकैरियोट्स में। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट यानी कि 50s और 30s से मिलकर बने होंगे इन प्रोकैरियोट्स, जो कि हमारा 70s प्रोकैरियोट होता है हमारा राइबोसोम। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अ मेजरेबल यूनिट ऑफ डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी और साइज मेजर करने का यूनिट है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम कर क्या रहे हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कर रहे हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन होगा कैसे, अब वो हम आने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में देखेंगे, पर थोड़ा सा समझते हैं कि होता कैसे है। मेनली क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस से डीएनए निकला, उससे डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि वो आरएनए में कन्वर्ट होता है डीएनए पहले। तो जब वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर आरएनए कहाँ आएगा, राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम आरएनए से जुड़ कर बहुत सारी यूनिट बनाएंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे राइबोसोम की, जिसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। उसी राइबोसोम से वो आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन विच इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन्स। तो जब हम ये देखते हैं कि जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, वो प्रोसेस हमारी मोस्टली न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म में होती है अलग अलग जगह, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ आरएनए से जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि हमारा मेनली राइबोसोम्स के अंदर होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये क्या करता है, एक टाइप से ट्रांसलेट करने का काम करता है। मतलब जैसे हमारी भाषा में हम ट्रांसलेट करते हैं ना, किसी को कोई दूसरी भाषा आती है, हमें कोई दूसरी, तो हमें समझ में नहीं आता तो हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं या उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके फिर समझते हैं। उसी तरह से क्या होता है, सेल को आरएनए की भाषा समझ नहीं आती है, दूसरे सेल में अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो उसे आरएनए की भाषा समझ नहीं आ रही होती है, तो फिर वो क्या करता है, उसका ट्रांसलेशन करके उसको प्रोटीन बना देता है, ताकि वो प्रोटीन से एनर्जी बन के दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सके या उसके यूज़ में आ सके। अब इंक्लूजन बॉडी, जैसे उसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनल्स देखी थी, फैट के लिए अलग, लिपिड्स के लिए अलग, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसा प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स एज अ स्मॉल बॉडीज़ की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज स्टोर रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल मतलब स्टोर करके रखती हैं किसको, प्रोकैरियोटिक सेल में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकता है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल हो सकता है, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है, शुगर हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं। अब गैस वैक्यूल्स, जैसे बड़े बड़े वैक्यूल्स हमें प्लांट्स में देखने को मिल रहे थे, एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिल रहे थे जिनमें वेस्ट मटेरियल कैप्चर हो रहा था, उसी टाइप से इनमें हमें देखने को मिलते हैं गैस वैक्यूल्स, मोस्टली बैक्टीरियाज में। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं जिनमें गैसेस फिल होती हैं। साइटोस्केलेटन, अब जब सेल डिवाइड करेगा तो वो किस बेसिस पे करेगा, उसकी क्या होती है कुछ साइटोस्केलेटन, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन होती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेंगी, कुछ होंगी जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिलेंगी। तो उसी चीज़ से जो मिलकर बना हुआ है, जो चीज़ इनको डिवाइड करती है, वो जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, मतलब फ्रेमवर्क। इट इज़ अ इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैं जो डिवाइड करवा रहे हैं, उन्हीं से मिलकर क्या बनी हुई है, हमारी साइटोस्केलेटन बनी हुई है, एक फिलामेंट के थ्रू, फिलामेंट पे फिलामेंट बन के ये बनती है। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, मोटिलिटी, मूवेबल, प्रोकैरियोट्स में ओनली मोशन प्रोवाइड करती है। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, सेल का शेप मेंटेन कर रही है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि साइटोप्लाज्म को इधर से उधर जो स्ट्रीम कराने के लिए उसमें सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो तैरते रहते हैं ना चाशनी के अंदर, तो वो जो चाशनी को तैराने का काम भी क्या कर रही है, हमारी साइटोस्केलेटन करती है। नेक्स्ट, अब साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स दे आर ऑफ टू टाइप, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है, फ्लैजेला तो हमने अभी देखा, जो लॉन्ग वाला दिख रहा है वो हमारा फ्लैजेला है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हमारे सीलिया हैं। तो दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से छोटे छोटे बालों की तरह ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई होती हैं,
दैट वर्क लाइक ओर्स। ओर्स होते हैं ना, जैसे हम जब नाव चलाते हैं तो हम ओर्स का ऐसा सहारा लेकर आगे आगे मूव करते हैं, उसी टाइप से क्या होते हैं, ये भी ओर की तरह वर्क करते हैं, एक साथ ये मूव करते हैं और बॉडी को आगे पहुंचाते हैं। कॉजेज द मूवमेंट ऑफ सेल इट्स सराउंडिंग फ्लूइड, ताकि सराउंडिंग का फ्लूइड जो है, जैसे नाव चलती है तो पानी को हम क्या करते हैं, हटाते जाते हैं और आगे मूव करते जाते हैं, उसी टाइप से इसका सराउंडिंग फ्लूइड, सेल के आउटसाइड जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है उसको हटाने का काम क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला करते हैं, ताकि वो आगे मूव कर पाए। फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं, सीलिया जो कि थोड़े छोटे होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो प्रोकैरियोट के फ्लैजेला और यूकैरियोट के फ्लैजेला दोनों में ही डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इतना डीप में एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट ये है कि दोनों थोड़े बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजेला की भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि उनको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, इनकी कोर जो है, मतलब जो सबसे ऊपर जो ये रही, ये मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर की जो चीज़ होगी उसको क्या बोलेंगे, वो कोर होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। हैज़ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है, छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स होती हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है, जो कि एक दूसरे के पैरेलली लगी हुई होती हैं। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। जैसे एक्सोनीम में कितने होते हैं, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स होते हैं, मतलब जो डबल डबल लेयर्स होंगी, डबल डबल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो उनके 9 पेयर होंगे, मतलब टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। और रेडियली अरेंज होंगे, ये एक पूरे रेडियस मतलब गोल गोल सर्कल टाइप से अरेंज होंगे। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो इनका अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 एरे। इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2, यानी कि 9 पेयर्स जो हैं वो बाहर की तरफ हैं और सेंटर में 2 हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। अब सेंटर से वो मेन ब्रिज से कैसे कनेक्ट होते हैं, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जो जिससे चीज़ों का ट्रांसफर होता है, और इसको हम सेंट्रल शीथ भी बोलते हैं, जिसके अराउंड वो रखे हुए होते हैं। सेंट्रल शीथ कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल शीथ है हमारी, ये जो रेड कलर की दिख रही है, इसके अंदर ये है हमारे डबलेट जो कि 2 हैं, तो ये एक पेयर है इनका, और ये जो है ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 जो होते हैं वो इसको कवर करके रहते हैं, और ये ब्रिजेस से इसके थ्रू जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं। ये हमारी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि एक पेयर है, और ये हैं बाकी के अदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से कवर्ड होता है। तो इस फॉर्म में हमें इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स इंटर डबलेट ब्रिजेस। सीलियम फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। अब ये एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं, जिनको हम इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। जैसे इनको अगर एक दूसरे से कनेक्शन करना हो तो ये छोटे छोटे ब्रिजेस के थ्रू एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं। अब ये क्या है, इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल कॉल्ड बेसल बॉडीज। इन्हीं से मिलकर क्या बना होता है, सेंट्रियोल से मिलकर सेंट्रियोल बना होता है। जो सेंट्रियोल हमें एनिमल सेल में डिवाइड करवाता है, डिवीजन की कैपेबिलिटी रखता है, वो इसी टाइप के मतलब 9+2 अरेंजमेंट से ही मिलकर बना हुआ होता है। आइए देखते हैं कैसा दिखता है। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की बात करेंगे नेक्स्ट हम, जो कि हमें एनिमल सेल में मोस्टली देखने को मिलता है। सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनल कंटेनिंग नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा सिलेंडर टाइप का होगा, और 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, दोनों परपेंडिकुलरली लाइन होते हैं। तो ये 2x टाइप का सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। एक हमारा कुछ ऐसा है ये सिलेंडर, और इसी से यहाँ पे एक दूसरा सिलेंडर रखा होता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमें सेंट्रियोल का 3D में देखने को मिलता है। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अब इनके अंदर क्या होता है, एक पेरीसेंट्रियोलर मतलब सेंट्रियोल के अंदर कुछ मटेरियल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप का, वो देखने को मिलता है। द सेंट्रियोल्स लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स और ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो अब प्रोटीन से ही चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं, तो फिब्रिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर हमारा सेंट्रियोल बना होता है। और वैसा ही जैसा अरेंजमेंट हमने अभी सीलिया फ्लैजेला में देखा था कि उसमें क्या था, 9+2 अरेंजमेंट था, उसी टाइप का हमें 9 पेयर्स का अरेंजमेंट ही इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होती हैं, पर फिब्रिल प्रोटीन की जो है ट्रिपलेट होती हैं, उसमें डबलेट थी, इसमें ट्रिपलेट देखने को मिलती हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट भी लिंक्ड होती हैं ईच अदर से, जैसे वो ब्रिज के थ्रू लिंक था। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज अ प्रोटीनीशियस। सेंटर में क्या होता है, प्रोटीन होता है उसके, इज कॉल्ड द हब विच इज कनेक्टेड टू ट्यूब्यूल्स, ताकि ये ट्यूब्यूल से आसानी से कनेक्ट कर सके।
और उसके अराउंड भी क्या होंगी, रेडियल स्पोक होंगी, जो कि बाहर के जो हमारे पेयर्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई होंगी। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला, और ये सीलिया फ्लैजेला की बेसल बॉडी भी बनाती है, क्योंकि इसी से सारे चीज़ें बनती है। फिर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि डिवीजन में हेल्प करते हैं। देखते हैं हम इसका अरेंजमेंट। ये रहे, ये हमारा सेंट्रियोल का डायग्राम है, जो कि हम उसमें देखने को यूकैरियोट्स में हम मोस्टली देखते हैं, एनिमल सेल में। ये ट्रिपलेट्स हैं जो कि 9 हैं अराउंड, और इनके बीच में क्या है, ये रेडियल स्पोक से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ये प्रोटीन हब है जहाँ पे हमें प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो फाइबर्स हैं इनको बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, स्पिंडल एपरेटस से अराइज होते हैं और क्या करते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं एनिमल सेल में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि हमारा मेन पार्ट है, जिसमें हमारा पूरा जीनोम पड़ा हुआ है, जीनोम डीएनए पड़ा हुआ है, जो कि हमसे न्यू लाइफ जब अराइज होती है तो इसी के थ्रू हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है। उसका देखते हैं कि वो किस टाइप का होता है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जब सेल की पूरी डिस्कवरी हो चुकी थी, सेल के सारे ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी कि कौन कैसे वर्क कर रहा है, उस टाइम पे फिर जब सेल डिवाइड होने की बात आई, तब 1831 में एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने देखा कि जो चीज़ एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से कैरेक्टर उसके सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ताकि डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। तो वो डीएनए देखा गया कि वो कहाँ पाया जाता है, एक सेल में, एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस को स्टेन करके उसकी डिस्कवरी की गई। तो जिस डाई से उसको स्टेन किया गया था, उस डाई का नाम भी था क्रोमेटिन। ये किसने किया था, फ्लेमिंग ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नॉर्मली अ सेल हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। नॉर्मली एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, पर हम देखेंगे अभी कि अलग अलग टाइप की सेल होंगी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी हमारे सिस्टम में भी। जैसे हार्ट वाली सेल, जिनमें ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होती है, तो उसमें ज़्यादा न्यूक्लियस की हमें ज़रूरत पड़ती है। सम सेल्स हैव मोर देन वन, सम मैच्योर सेल लाइक न्यूक्लियस। अब कुछ में होती ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में एक होता है, किसी में होती भी नहीं है। जैसे कि किस में लैक होता है, मैमेलियन आरबीसी, यानी कि जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं, उनमें हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। और सिर्फ ट्यूब सेल जो कि प्लांट में होती हैं, उनमें भी हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सीन इन द इंटरफेस, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ सेल विल नॉट बी डिवाइडिंग इन दिस फेज। इंटरफेस यानी कि अभी हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सेल किस किस स्टेज के थ्रू होकर डिवाइड होता है। तो जब सेल डिवीजन कंडीशन में नहीं होती है, मतलब वो जब रेस्ट कर रही होती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेस। उस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ सेल ग्रोथ कर रही होती है, तो उसमें हम न्यूक्लियस को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इसमें देखने में एक्चुअल में होता कैसा है, और वो कैसे बना है और कैसे दिखेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अब ये किसके अराउंड, जैसे साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर क्या थी, साइटोप्लाज्म थी, ऐसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर की मैट्रिक्स होती है। द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर होगा जो कि डीएनए बनाएगा, और न्यूक्लियोलस होगा। क्रोमेटिन क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटीन फाइबर जो कि क्रोमेटिन बोला जाता है। यही कंडेंस जो कि क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है और डीएनए बनाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। दे आर नेम्ड बिकॉज एबिलिटी टू गेट स्टेन्ड बाय बेसिक डाई डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। इनको क्रोमेटिन क्यों बोला गया, क्रोम मतलब कलर, तो कलर के स्टेन होने पे ये कलरफुल इफेक्ट हमें शो करके देती है, मतलब एकदम कलर्ड दिखती हैं, इसलिए इनका नाम ही क्रोम से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने क्रोमेटिन बोला। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये कंडेंस होकर पतले पतले धागे टाइप से क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और क्रोमोटोन क्या होता है, इनके अंदर डीएनए होता है, जो कि बेसिक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे गोल गोल लपेटा हुआ होता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं कुछ, और आरएनए भी होते हैं। तीनों टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। तो मोस्टली क्या होता है, हम डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो हमें जेनेटिक एक सेल से दूसरे सेल में प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जेनेटिक्स पूरी चलती है, वो है हमारा डीएनए। डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, क्रोमेटिन से मिलकर बना हुआ है, और किस फॉर्म में रहता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे फाइबर्स के फॉर्म में। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोलाई यानी न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर था, उसमें क्या होता है। वन और मोर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सो द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की मेम्ब्रेन के अराउंड इकट्ठे होते रहते हैं, उसी से कनेक्टेड रहते हैं।
इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए जो है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर है, तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, उससे आरएनए भी कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, इन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर जाता है राइबोसोम में, उस आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है बाकी का। तो ऐसे सारी चीज़ें इसमें मैकेनिज्म चलता है। सेल्स हैविंग हाई एक्टिविटी प्रोटीन सिंथेसिस है मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही होती है, मतलब जो रेगुलरली वर्क कर रहा होता है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस बहुत हाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि न्यूक्लियर के अराउंड मेम्ब्रेन है वो कैसे वर्क करती है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच बाउंड न्यूक्लियस एंड सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या करती है, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है, ताकि न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है वो अलग रहे और साइटोप्लाज्म वाली चीज़ अलग रहे, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक नहीं होने देती है। जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को दूर दूर रखने की सेपरेशन कौन कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये क्या होती है, छोटे छोटे स्पेसेस इसमें भी होते हैं, लाइक पूरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी पर बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर, यानी बहुत छोटे छोटे पोर होंगे जिनसे थोड़ा बहुत सब्सटेंस एक्सचेंज होता है, जिससे एमआरएनए बाहर जाएगा या कोई भी चीज़ जो चाहिए होगी वो अंदर आएगी, उसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द ईआर। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है जो न्यूक्लियस की, वो ईआर, क्योंकि अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे वो एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड थे, तो वो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर से ऐसे बने हुए होते हैं। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसी से जुड़ के हमारे ईआर लगे हुए होंगे, इसलिए ये ईआर से कंटिन्यूअस होती है। कम राइबोसोम्स भी होंगे इसके ऊपर, क्योंकि रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स माइन्यूट पोर, जो कि अभी मैंने बात कही थी कि ये छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पे, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, विच आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन। जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे जो मेम्ब्रेन है पूरी, ये ऐसे यहाँ पे फ्यूज हो गई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये बीच में पोर देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइप से जहाँ जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है वहाँ हमें पोर्स देखने को मिल जाते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ आरएनए। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ आरएनए के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं, टेकिंग प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ताकि आरएनए यहाँ से अंदर भी आ सकता है और यहाँ से बाहर भी जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे न्यूक्लियर पोर ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्रोमोसोम्स। अब जो जेनेटिक मटेरियल था क्रोमेटिन, उससे मिलकर क्या बना था, क्रोमोसोम, जो कि थ्रेड लाइक के फाइबर्स थे। वो हम देखेंगे कि वो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं और वो क्या काम करते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होने का काम कर रहे हैं, जिससे दोनों चीज़ों की जेनेटिक्स सेम रहती है। तो इसमें देखें तो क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए। किससे मिलकर बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस। मेनली हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म जीन्स। जीन्स बनाने के लिए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारी क्रोमोसोम के अंदर ही पैक्ड रहती है। इन सिंपल टर्म क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोटिन। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिन का ही, क्रोमेटिन जो मटेरियल था थ्रेड लाइक जो बिखरा हुआ सब्सटेंस पड़ा हुआ था उसी को कंडेंस करके क्या बना दिया है हमने, क्रोमोसोम बना दिया है, जो कि अलग अलग डिवीजन, सेल डिवीजन पे अलग अलग टाइप का दिखता है। तो टोटल हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, और हम कहें तो ये पेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं, जिनमें से 44 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, 2 जो होते हैं वो एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स यानी ये जो सब चीज़ों में सब में ही सेम रहेंगे, सारे जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, सब में सेम रहेंगे, सारी ह्यूमंस में सेम रहेंगे। वो कितने हैं, 44 हैं। और 2 टाइप्स के जो होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंस करने के लिए वो अलग अलग होते हैं, जिनको हम एलोसोम्स बोलते हैं। अ सिंगल ह्यूमन सेल है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर थ्रेड of DNA which is distributed among 23 pairs of chromosomes। तो सिंगल ह्यूमन डीएनए जो है वो ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होके बनता है कि उससे 23 पेयर्स के क्रोमोसोम बन जाते हैं। इवन एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। ये क्रोमोसोम हमें नेकेड आई से देखने को नहीं मिलते, जब सेल डिवाइड कर रही होगी उसी टाइम पे हम क्रोमोसोम को देख पा रहे होते हैं। जैसे हम न्यूक्लियस को इंटरफेस के टाइम पे देख पा रहे होते हैं जब सेल ग्रोथ कर रही होती है, ऐसे ही हम उस टाइम क्रोमोसोम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जब सेल फिर डिवीजन फेज में आएगी तब हम उसके क्रोमोसोम को देख पाएंगे।
इनके पास क्या होती है, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यूनिट होती है, बीच में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यूनिट जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं वो होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर है तो एक डिस्क इसके ऊपर होगी, एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर इसके नीचे होगा, जिनको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो एक सेंट्रोमियर पे 2 काइनेटोकोर्स हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसको और डिटेल में देखें तो क्या है, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। इनका काम क्या है, ये रॉ मटेरियल है सिर्फ जो डीएनए मतलब क्रोमोसोम बना रहा है। लोकेशन, ये फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे। वेयर दे आर स्टोर्ड एज अ सिटी हॉल, तो ये एक सिटी हॉल, जैसे अगर हम सिटी देखें, एक न्यूक्लियस को पूरे सिटी माने तो सिटी का हॉल होता है जो मेन चीज़ होती है सिटी में, तो उस टाइप से ये वर्क करता है हमारा न्यूक्लियस। फंक्शन, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। तो इनका मेन जॉब क्या है, होल्ड द ब्लूप्रिंट, जैसे सिटी हॉल का काम होता है पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, उसी टाइप से क्रोमोसोम क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से कंडेंस होकर मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा लूज डीएनए होता है जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है। डीएनए टेक्स व्हेन इट्स रेडी टू बी मूव्ड, तो जब वो मूव करने के लिए कैपेबल हो जाता है, मतलब जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम पे हम इसको मूव करवाते हैं। टोटल काउंट कितना है, 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स हमें मिलते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कंपोज ऑफ 44 ऑटोसोम, जो कि सब में नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जो सारे लड़के लड़कियां सब में सेम होंगे मेल फीमेल में, और 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम देखने को जाएंगे, एक्स इन फीमेल एंड वाई इन मेल, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स डिफर करते हैं। इनकी लेंथ क्या होगी, डीएनए ना ह्यूमन सेल अप्रॉक्स 2 मीटर की लेंथ, मतलब 2 मीटर का जो थ्रेड है वो हमारे एक छोटे से न्यूक्लियस में बाइंड अप रहता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सारे क्रोमोसोम्स में क्या होगी, सेंट्रोमियर होगी, जो कि इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं। और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, अब सेंट्रोमियर से 2 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उस पर फाइंड होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पे सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, जिसमें हमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में देखने को मिलेगी, एक आर्म यहाँ रहेगी, एक आर्म यहाँ रहेगी, एकदम मिडिल में जो सेंट्रोमियर हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब है मिडिल। एक होता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब मिडिल से थोड़ा सा दूसरी साइड, जो नियरर टू 1 आर्म। सेंट्रोमियर इज नियरर टू फॉर्मिंग शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। सेंट्रोमियर ऐसे सिचुएटेड होता है जिससे एक आर्म शॉर्ट फॉर्म होती है, दूसरी आर्म लॉन्ग फॉर्म होती है, जैसे कि ये बहुत शॉर्ट हो गई और ये वाली बहुत लॉन्ग हो गई, इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। दूसरे होते हैं हमारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर इज क्लोज टू एंड, जहाँ पे एकदम एंड में ही पहुँच जाएगी। लाइक जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसमें एकदम यहाँ पे पहुँच जाएगी एंड पे, और दूसरी जो हमारी क्रोमोसोम आर्म है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो ये होते हैं एक्रोसेंट्रिक, मतलब एकदम एंड पॉइंट पे। टीलोसेंट्रिक, जहाँ पे टर्मिनल पे ही पहुंच जाएगी, उसकी आर्म सिर्फ नीचे ही रह जाएगी, दूसरी कोई आर्म ही नहीं हमें देखने को मिलेगी, वो होती है टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो 4 टाइप से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन गिविंग अपीयरेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। अब कहीं कहीं पे क्या होते हैं, नॉन स्टेनिंग सब्सटेंस भी होते हैं क्रोमोसोम पे, जैसे हम स्टेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कलर ही शो नहीं कर रहा है, यहाँ कोई कलर शो नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सैटेलाइट। जहाँ पे हमें छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स देखने को मिलती हैं वो चीज़ सैटेलाइट हो जाती है, जहाँ पे हमें स्टेनिंग करने के बाद भी कलर शो नहीं करता है। माइक्रोबॉडीज़, अब ये है हमारी लास्ट टॉपिक। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो हमें दोनों में देखने को मिलेंगी। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, छोटी ऐसी वेसिकल टाइप्स की होती हैं जो हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम, इनके पास क्या है, बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो कि हमें सेल के लिए ज़रूरी हैं। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, कहाँ कहाँ, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे पेरोक्सीसोम्स हो गए, स्फेक्ट्रोसोम हो गए और ग्लाइकोसोम्स हो गए, ये अलग अलग चीज़ें कंटेन करते हैं, अलग अलग एंजाइम कंटेन करते हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में हमें सेल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंसेस हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, एक समरी वाइज से रीड कर लेते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या थी, प्रोकैरियोट थे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनके पास न्यूक्लियस नहीं था डिफाइंड, और ये यूकैरियोट के पास क्या था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था, इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक से एनिमल, प्लांट और फंजाई वगैरह जो कि मोस्टली मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं।
सेल साइज क्या है, ये स्मॉलर होते हैं टिपिकली 1 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के, और यूकैरियोटिक सेल मोस्टली लार्ज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी की चीज़ें इनमें एब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो हमें प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोट में एज अ पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। साइटोप्लाज्म दोनों को देखने को मिलेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट रहेगा पर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहेगा। प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलेंगी पर यूकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलेंगी, रेयर होती हैं। सिर्फ क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है जो कि हमें प्लांट में देखने को मिलती है। न्यूक्लियस इसमें डीएनए फ्रीली फ्लोट करेगा, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। ऑर्गेनल्स इसमें फ्यू होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे, जैसे राइबोसोम वगैरह हो गए। बाकी के ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसकी जगह क्या होते हैं, मीसोसोम्स होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, जबकि इसमें डबल स्ट्रैंडर या मल्टीपल सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम इसमें 70S होगा, स्मॉल होगा, इसमें 80S होगा और लार्ज होगा। लोकोमोशन ये सिंपल फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे, और इनमें फ्लैजिला और सिलिया जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जिनमें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होगा। नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, सेल वॉल। प्रोकैरियोट का सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट होगा, मतलब वो अलग अलग चीज़ से मिलकर बनी होंगी, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स थी, ग्लाइकेटेंस, मेनेंस और इन सब चीज़ों से। फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट कंपोजिशन होती हैं। यूकैरियोट में सेल वॉल कंपोजिशन सारे के सारे सेल में सेम होगा, जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। रिप्रोडक्शन इसमें माइटोसिस के थ्रू होता है, मतलब नॉर्मली डिवाइड हो जाती है एक सेल से दूसरे सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे डिवाइड होती हैं। पर यूकैरियोट में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के सेल होंगे। वो पहले कुछ रिडक्शन डिवीजन करेंगे, कुछ इक्वेशनल डिवीजन करेंगे, तो 2 टाइप की प्रोसेस होती है जो हम नेक्स्ट सेल डिवीजन में भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनल्स इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि इसमें यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल जिनके हम बात कर रहे थे अभी तक। इसमें आपको देखने को मिल रही होगी, इसमें सेल वॉल है जो कि उसमें एब्सेंट है। तो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें सेल वॉल होगी प्लांट में जो कि रिजिड होगी, टफ होगी एकदम। एनिमल सेल में नो सेल वॉल होगी, इरेगुलर शेप रहेगा, इसलिए इसकी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये देखें आप, ब्लू वाला जो दिख रहा है इतना बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें बहुत ही वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, जबकि इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पड़े हुए होंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ऑटोट्रॉफ में होती है, क्योंकि प्लांट सेल में खुद का खाना खुद बनाता है, तो इसलिए इसमें ऑटोट्रॉफ में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगी। क्लोरोप्लास्ट जबकि इसमें एब्सेंट रहेगी। इसमें सेंट्रोसोम नहीं रहेंगे क्योंकि ये सेल प्लेट के थ्रू डिवाइड करता है, तो इसलिए इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स होते हैं। इसमें लाइसोसोम्स भी नहीं होंगे, एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। अब इसमें लाइसोसोम क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वैक्यूल है वेस्ट चीज़ों को इकट्ठा करके ख़त्म करने के लिए, जबकि इसके पास ऐसा कुछ वैक्यूल ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, सो जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। जय हिंद।